हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में जो है चैप्टर चालू होने वाला है, ये 5वां चैप्टर होगा। और चूँकि हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे पास हमारे साथ जो होने वाली है ये होगी कि हम इन चीज़ों में जो है ना जितना बेहतरी करके और आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए, और 5वां जो चैप्टर हमारा होने वाला, चूँकि 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो 5वां चैप्टर है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की जो है विधियाँ क्या हैं। और जब हम इन विधियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जब हम मनोविज्ञान पढ़ ही रहे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है ना हमारी सोच इस हिसाब से होनी चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ें उसको पूरे तरह से जो है ना वो विस्तृत जो है जानकारी के साथ पढ़ें, क्योंकि आगे चल के हमें नेट की भी तैयारी करनी है, या फिर नेट की तैयारी हम आज से ही कर ही रहे हैं, तो पहले से ही कर रहे हैं तो भी, और आगे करने वाले हैं तो भी। इन सभी चीज़ों के लिए क्या है कि हमें एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत होगी, ताकि जो है हम उन सारी चीज़ों को कवर पर कर पाएँ जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो आइए और शुरू करते हैं, आखिर मनोविज्ञान की जो है विधियों में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले अगर विधि जो है किसी भी चीज़ की जो है खोजी जाती है, तो सबसे पहले समस्या खोजा जाता है कि समस्या क्या होगा और किस समस्या का जो है किस प्रकार से जो है वो उसका हल किया जाएगा। क्योंकि हल की ही विधियों के बारे में हम जानने वाले हैं, तो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इसी के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर होने वाला है हमारा। तो आइए, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है और हम सब के लिए जो है एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी ये चैप्टर होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वास्तव में जो है ना कि मुख्य समस्या जो है ना ये क्या है, और शिक्षार्थी की जो है वो सर्वांगीण विकास को कैसे संभव बनाया जाए। वास्तव में जो है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन और जटिल समस्या है, क्योंकि इसके समाधान के लिए जो है शिक्षार्थी की जो है क्षमताओं, कौशलों और अभिरुचि, आवश्यकताओं आदि से जो है संबंधित सूचनाएं जो है आवश्यक हैं। तो इसलिए मैं बोला था थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हुआ है, क्योंकि जब हम क्षमताएं पढ़ेंगे, कौशल पढ़ेंगे, अभिरुचि पढ़ेंगे और आवश्यकताएं पढ़ेंगे, तो और भी कई सारी चीज़ें आएगा। और इसके अलावा कई सारी विधियों को हम पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर से जा जा के, तो वो जो है और भी बेहतरीन होने वाला है। तो हम जब इन सूचनाओं को जो है ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करेंगे तो किसी न किसी विधि के द्वारा ही ग्रहण करेंगे। तो कई सारी विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिनमें जो है कुछ विधियाँ जो है करीब करीब 10 विधि हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो हैं जिसमें अंतर्निरीक्षण पढ़ेंगे, प्रश्नावली विधि पढ़ेंगे, तो ऐसे कर करके, और बिना साइमन वगैरह भी पढ़ना है, तो कर करके करीब करीब ग्रेजुएशन से लेके और थर्ड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से जो है मेन नहीं, करीब करीब सारा हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। तो आइए और देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है और फिर क्या नहीं होता है। पहला नंबर है अंतर्निरीक्षण विधि। दूसरा है, यानी इसको हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। दूसरा है हमारा बाह्य निरीक्षण विधि, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। चौथा है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं, और इसके बारे में हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं, परंतु ग्रेजुएशन में उतना सीरियस ना होने के चलते आइए यहाँ पे भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो अब वहाँ से भी कई सारे वीडियोज होंगे जो आने वाले समय में मैं लेके आ रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर को भी, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से भी बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है। चौथा नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं। पांचवा नंबर है प्रश्नावली विधि, जिसको हम क्वेश्चनायर मेथड बोलते हैं। छठा नंबर है साक्षात्कार विधि, जिसको हम इंटरव्यू मेथड बोलते हैं। आठवां है रेटिंग विधि। नौवा है कोटि विधि, जिसको रैंकिंग मेथड बोला जाता है। नौवा नंबर जो है ये है सहसंबंधात्मक अध्ययन विधि, जिसको हम को रिलेशनल स्टडी मेथड भी बोलते हैं। और 10वां नंबर है मनोमिति विधियाँ, जिसको हम फिजिकोमेट्रिक जो है मेथड्स जो है बोलते हैं। और अब इन सब की जो है चर्चा हम अलग अलग करने वाले हैं।
तो करीब करीब 1 घंटा प्लस भी वीडियो हो सकता है, 1 घंटा माइनस भी होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 1 घंटा प्लस वीडियो होने वाला है। तो आई थिंक कि आप बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एक विधि पे भी अगर हम 3 से 4 5 मिनट से कम समय नहीं दे सकते ना, तो भी 50 मिनट होता है और 5 मिनट हो चुका है, यानी कि कम से कम 5 मिनट की बात है, तो करीब करीब 1 घंटा प्लस का जो है वीडियो ये होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहला नंबर है अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान या फिर जो है मनोविज्ञान की एक अपूर्व विधि है, और जो वुंट और जो है टिचेनर द्वारा विकसित की गई। और अपूर्व इसलिए विधि है क्योंकि ये जो है मनोविज्ञान में जो है ये व्यवहार होती है, इसका जो है इस प्रकार मनोविज्ञान के अन्य विज्ञान से जो है इसका आधार पर जो है ये जो है अलग हो जाता है। अंतर्निरीक्षण का आधार जो अर्थ होता है ये होता है अपने भीतर देखना, अथवा अपनी मनोदशा या फिर अपने आप का जो है अध्ययन या फिर निरीक्षण करना। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्निरीक्षण वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थितियों का स्वयं अध्ययन करता है। स्काउट ने जो है इसकी जो परिभाषा दी है, फिर इसके बारे में जो कहा है, उन्होंने कहा है स्काउट के शब्दों में, इसको याद रखिएगा, स्काउट के शब्दों में क्या होगा अंतर्निरीक्षण। तो इस अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य अपनी मनोदशा की जो है विवद ध्यान देना है, मनोदशा की ओर विवद ध्यान देना है। इस परिभाषा से जो है अंतर्निरीक्षण की 3 बातें स्पष्ट होती है, और तीनों बातों को आपको याद रखना होगा अंतर्निरीक्षण विधि की। आ जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन जो है वो सही है, और 5 ऑप्शन दे देगा और चूज करना है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, चूज करना होता है। तो पहली बात जो है यह है कि अंतर्निरीक्षण जो है ये मनोविज्ञान है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है, एक विधि है। दूसरी बात यह है कि इस विधि में जो है व्यक्ति जो है अपनी मनोदशा का अध्ययन स्वयं करता है। और तीसरी बात यह अध्ययन जो है विधिवत होता है, यानी कि एक जो एक क्रम में होता है, लगातार किया जाता है, और एक मेथड के हिसाब से इसको किया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो है इसका विशेष स्थान है। तो इसके जो है गुण क्या क्या है, आइए और हम देख लेते हैं। पहला नंबर जो है ये प्रत्यक्ष से जो है ये अध्ययन करता है। प्रत्यक्ष अध्ययन का जो है इससे क्या मतलब होता है, ये इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्टडी क्या है। तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके द्वारा बालकों की जो है मानसिक स्थितियों का जो है प्रत्यक्ष अध्ययन जो है ये होता है। विभिन्न शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव किसी एक बालक या फिर एक शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव विभिन्न बालक पर किस रूप में पड़ता है, पुरस्कार पाने पर या फिर किसी अन्य छात्र की जो है पुरस्कार पाते देख उसकी मनोदशा पर इसका जो है क्या असर पड़ता है, दंड पाने पर अथवा दूसरों को दंडित देख उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। इन सारी बातों का ज्ञान बालकों से पूछकर जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इस ज्ञान के आधार पर उसकी शिक्षा की जो है उचित व्यवस्था में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा नंबर है रचनात्मक विधि। इस विधि के उपयोग से बालकों में किसी विषय के संबंध में सोचने, विचारने या फिर समझने की जो है शक्ति बढ़ती है। एक खास विषय पर ध्यान केंद्रित करने का जो है अवसर मिलता है। इसके अलावा बालकों में जो है आत्म मूल्यांकन अर्थात जो है अपनी योग्यताओं को समझने का भी मौका मिलता है। यही कारण है कि अपने आप में जो है ये इसके लिए अंतर्मुखी होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरा नंबर है विश्वसनीय परिणाम। क्योंकि जब हम किसी बच्चे से पूछ के कर रहे हैं, इन चीज़ों को लिख रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, तो फिर वो चीज़ जो है एक विश्वास कि भाई हमने जो किया है वो पूछ के किया है, तो एक विश्वास जो है ये दे देता है। इसके बाद जो है अपूर्व विधि यानी यूनिक मेथड है। अंतर्निरीक्षण जो है एक अपूर्व विधि है, और इसका जो है उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान या फिर जो मनोविज्ञान को छोड़कर किसी दूसरे मनोविज्ञान में तो दूसरे विज्ञान में नहीं होता है। और इस प्रकार यह विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान को एक अपूर्व विज्ञान बनाती है। भाई इससे पहले कोई विज्ञान इसके बारे में नहीं किया था। पांचवा नंबर है सरल विधि यानी सिंपल मेथड। सरलता भी जो है इस विधि का विशेष गुण है। इसके द्वारा जो है सरलता पूर्वक बालकों की जो है मनोदशा का ज्ञान हो जाता है। इसके कुछ अवगुण है। पहला है आत्मगत विधि। यह एक आत्मगत विधि जो है आत्मगत विधि है। इसमें जो है बालक अपनी मनोदशा का जो है अध्ययन स्वयं करता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मनोदशा का निरीक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं सकता। तो यह विधि जो है अवैज्ञानिक
है, परंतु वैज्ञानिक तो है लेकिन ये सारी जगहों पे नहीं किया गया। अविश्वसनीयता, हो सकता है बच्चा जो है झूठ भी बोल दे क्योंकि पूछ के ही ना लिखा जा रहा है, तो ये भी चीज़ हो सकता है। तीसरा नंबर है मनोदशा की चंचलता, यानी झूठ भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि जिस स्तर का हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न को है जो बच्चा उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि एक 7वीं क्लास के बच्चे से एक विश्वविद्यालय का प्रश्न पूछा जाए या फिर एक विश्वविद्यालय के बच्चे का जो है वो चौथी 5वीं या फिर जो है नर्सरी के बच्चे के सा सवाल पूछा जाए, तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक चला जाता है, जिसके चलते वो इन चीज़ों को जो है वो बेहतरीन तरीके से नहीं बता सकता है या फिर समझा नहीं सकता है। इसके बाद ध्यान विभाजन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक ही समय में जो है पुरस्कार देखते हुए कहना और पुरस्कार देखना, और इसके अलावा जो है फिर उन्हीं चीज़ों को है खुद के बारे में बताना, और कौन बता रहा है तो कोई पूछ रहा है उस चीज़ के बारे में, तो ये भी चीज़ जो है उतना अच्छा नहीं होता। एक और जो है उसे अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण करना होता है और दूसरी ओर उस मानसिक स्थिति का जो है वो शिकार बन जाता है। तो दोनों ओर तो ध्यान हमारा विभाजित रहता है, जिसके चलते जो है ये सही निष्कर्ष जो इस पर आधार पर प्राप्त नहीं हो पाता है। 5वां नंबर है मनोदशा की स्थापना। इस विधि का जो एक अवगुण यह भी है कि इसके द्वारा जो है ज्यों ही किसी मनोदशा के जो है निरीक्षण आरंभ होता है, वह मनोदशाएं विस्थापित हो जाती है और कोई दूसरी मनोदशा जो है वो उत्पत्ति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह व्यक्ति अपनी इच्छित मनोदशा का निरीक्षण जो है वास्तविक रूप में नहीं कर सकता। जैसे कोई बालक क्रोध की अवस्था में और उसे कहा जाए उस समय होने वाली मनोदशा का वह निरीक्षण करके व्यक्त करे, तो जब वह निरीक्षण आरंभ करेगा तो क्रोध की स्थिति विस्थापित होकर चिंतन या फिर दूसरी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और यदि ऐसा न हो तो निश्चित रूप से निरीक्षण के समय क्रोध की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद 6ठा नंबर है भाषा का प्रभाव। अंतर्निरीक्षण विधि पर जो है भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। गूंगे बहरे जो है या फिर जिन बच्चों की जो है भाषा विकसित नहीं है, उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा अंतर्निरीक्षण में दिक्कत होगा। दूसरा नंबर है बाह्य निरीक्षण विधि, जिसको हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। और वाटसन ने जो है इस निरीक्षण विधि को जो है जन्म दिया, और इसमें बालक के व्यवहार का जो है निरीक्षण करके उसकी योग्यता, अभिरुचि और रुझान आदि का जो है पता लगाया जाता है। सफल निरीक्षण के लिए जो है प्रशिक्षित निरीक्षक की जो है आवश्यकता होती है। निरीक्षक को जो है निष्पक्ष एवं तटस्थ होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस विधि का 2 रूप होता है। पहला जो रूप है यह है कि बालकों को एक खास समय तक जो है निरीक्षण के जो है अधीन रखा जाता है। इस अवधि में उसके व्यवहारों में जो परिवर्तन होते हैं उसको एक खास तालिका में दर्ज कर लिया जाता है। किस बालक में कौन सी अभिरुचि पैदा हुई, फिर कब समाप्त हुई, विभिन्न बालकों के जो है के मानसिक और शारीरिक विकास की रफ्तार कैसी रही, उनके संवेगों तथा जो है मूल प्रवृत्तियों के विकास का क्या क्रम रहा, इन सारी बातों को तालिका में दर्ज कर लिया जाता है। तीसरा नंबर है समान आयु के बालकों के जो है विभिन्न समूह का अध्ययन या निरीक्षण एक विशेष अवधि तक किया जाता है। इससे निरीक्षण के समान आयु के बालकों के जो है शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों के तुलनात्मक अध्ययन का अवसर मिलता है, जिनसे बालकों की उचित शिक्षा में बड़ी मदद मिलती है। तो इसके जो कुछ गुण होंगे ना, तो इसके साथ ही साथ कुछ अवगुण भी होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। यह बात भी जो है समझ लेना जरूरी है कि बाह्य निरीक्षक वर्ग जो है यानी क्लासरूम तक जो है यह सीमित नहीं रहता, बल्कि एक और शिक्षक जो है या फिर निरीक्षक जो है बालकों के व्यवहार का अध्ययन वर्ग के भीतर पढ़ते समय करता है। दूसरी ओर बाहर जो है वर्ग के बाहर पढ़ते लिखते स्कूल आते जाते जो है ये काम करता है, और इससे जो है बालकों के समस्त व्यक्तित्व को समझने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। इसके जो है कुछ गुण भी होंगे बाह्य निरीक्षण विधि के। पहला है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। बाह्य निरीक्षण विधि का जो है सबसे बड़ा गुण यह है कि यह एक जो है वस्तुनिष्ठ निरीक्षण है। इसके द्वारा जो है वस्तुगत रूप में बालकों के व्यवहारों का निरीक्षण करके
उनकी मानसिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस आधार पर प्राप्त निष्कर्ष जो है सही तथा विश्वसनीय होता है। इस प्रकार जो है स्वाभाविक व्यवहारों का निरीक्षण करके शिक्षक बालकों के संवेगों तथा मूल प्रवृत्तियों के समुचित विकास तथा उन्नयन का प्रयास करता है। तीसरा नंबर है समय तथा जो है श्रम की बचत। इस विधि के द्वारा जो है बहुत सारे छात्रों का अध्ययन या निरीक्षण एक ही समय किया जा सकता है। तीसरा नंबर है बृहद क्षेत्र, यानी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका। तो बाह्य निरीक्षण विधि का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसके द्वारा जो है सामान्य बालकों के अलावा गूंगे, बहरे, दोस्त से जो है पीड़ित बालकों का अध्ययन करना संभव हो जाता है। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन, इस विधि का जो है एक प्रधान गुण है, यानी कि हम कंपेरिजन आराम से कर सकते हैं कि इसके द्वारा जो है एक ही आयु के बालकों का, ऐसा नहीं कि 5 साल और 10 साल नहीं, एक ही आयु 5 साल, 6 साल, 4 साल चलेगा। एक ही आयु के जो है बालकों के जो है शारीरिक, मानसिक, शील गुणों का जो है तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जब अवगुण में पढ़ेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन चूँकि जो है ये जब एज गैप होगा तो नहीं किया जा सकता है। इसके जो है कुछ अवगुण भी हैं, आइए और देख लेते हैं। पहला है कुशल निरीक्षक का अभाव। भाई अगर निरीक्षक हैं जो है कुशल ना हो, अच्छा ना हो और वो पूर्ण निपुण ना हो, निरीक्षण करता जो है वो निपुण ना हो, तो फिर जो है उसके द्वारा निरीक्षण किया गया जो है वो जो जिन चीज़ों का जो निरीक्षण कर रहा है वो भी पूर्ण तरीके से नहीं होगा, तो निरीक्षण जो है सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो कुशल निरीक्षक का जो है ज़रूरत होता है, अगर अभाव हो तो फिर मुश्किल है। दूसरा नंबर है निरीक्षक का जो है व्यक्तिगत पक्षपात। भाई देखो, पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात का मतलब चीटिंग, या फिर यूँ कहें कि किसी को देख के और केवल अपना जो है उल्लू सीधा कर लेना, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर किसी और के वर्ड नहीं बोलते हैं कि हंसुआ चाहे जाए ना कितना भी भोथड़ हो जाए, मतलब उसके दांत सारे गिर जाए, फिर भी जो है वो अपने ओर ही धार खींचेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर निरीक्षक जो है इसका पक्षपात जो है करता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जो है अवगुण में भी आता है। तीसरा नंबर है अनियंत्रित वातावरण, यानी कि अनकंट्रोल इन्वायरमेंट। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो अनकंट्रोल इन्वायरमेंट जो है, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इसमें बालक जो है वो स्कूल से बाहर निकलेगा और खेलने के लिए चला जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी स्थिति जो है वो दिख नहीं पाती है और निरीक्षक को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए ये भी जो है अवगुण ही के तरह ये माना जाता है। इसके बाद अटकलबाजी इसमें ज़्यादा होती है। इस विधि का एक अवगुण जो है यह भी है कि इसमें जो अनुमान का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी बालक की जो है आंखों में आंसू देखकर यह कहना कि वह दुखी है, ये तो गलत चीज़ है ना। हो सकता है वो आंसू उसके खुशी के भी हो, लेकिन 70-80% केसेज में दुख के ही होते हैं। खुशी से बहुत कम ही लोग जो है रोते हैं। उसके बाद देखने में चूक, अगर जो है निरीक्षणकर्ता का ध्यान कहीं और चला जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है और देखने में चूक हो जाता है, जिसके चलते निरीक्षण जो है वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता। इसके बाद तीसरा नंबर है प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि जो है प्रयोगात्मक विधि है, क्योंकि प्रयोग करके सीखा जाता है या फिर निरीक्षण किया जाता है। शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में करना और उनका मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से विवेचन करना इस विधि की विशेषता है। अतः प्रयोगात्मक विधि की जो है परिभाषा एंजिल के शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैं। एंजिल जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि प्रयोग के अंतर्गत किसी विषय का जो है निरीक्षण नियंत्रित अवस्थाओं में किया जाता है, ताकि हम जान सकें कि किन प्रभाव कारकों का प्रभाव प्राप्त परिणाम पर पड़ रहा है। इस परिभाषा के जो है विश्लेषण से प्रयोगात्मक विधि के संबंध में निम्नलिखित बातें मुख्य रूप से प्रतीत होती हैं। पहला है प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है, निरीक्षण। दूसरा नंबर जो है यह है कि यह निरीक्षण जो है नियंत्रित अवस्था में किया जाता है, यानी कि इसमें चर को जो है नियंत्रित रखा जाता है और स्वतंत्र चर को जो है वो छोड़ दिया जाता है, बाकी जो अन्य सभी चर होते हैं उनको नियंत्रित रखा जाता है। तीसरा नंबर है प्रयोगात्मक विधि के जो है
स्थिर चर को नियंत्रित रखने का अभिप्राय यह देखना होता है कि वास्तव में प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर का प्रभाव इच्छित परिणाम पर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। और इस प्रकार जो है प्रयोगकर्ता को जो है निश्चित जानकारी हो जाती है कि इच्छित परिणाम पर जो है किस कारक का जो है प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके बाद जो है यह है कि प्रयोगात्मक विधि के जो है ये अभिकल्प होते हैं, यानी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिनमें जो है कुछ मुख्य हैं। तो आइए और उनमें से जो है कुछ मुख्य हैं जो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर जो है ये है नियंत्रित समूह विधि, दूसरा है अनुरूप युगल विधि, तीसरा है अभ्यास विधि। तो नियंत्रित समूह विधि प्रयोगात्मक विधि में जो है इस अभिकल्प में दो अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। पहला जो है नियंत्रित अवस्था और दूसरा है प्रयोगात्मक अवस्था। नियंत्रित अवस्था में जो है इच्छित परिणाम को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को नियंत्रित रखा जाता है, परंतु प्रयोगात्मक अवस्था में सभी कारकों को नियंत्रित रखा जाता है, किंतु उस कारक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जिसके प्रभाव को देखना होता है। दूसरे शब्दों में नियंत्रित अवस्था के जो है चर के साथ साथ जो है प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर को भी जो है नियंत्रित रखा जाता है, जबकि जो प्रयोगात्मक अवस्था में प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो है अंत में जो है दोनों अवस्थाओं के परिणामों का जो है तुलनात्मक अध्ययन करके और प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर के जो है प्रभाव को निश्चित कर लिया जाता है। इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि के इस अभिकल्प को जो है एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लें कि सीखने की जो है प्रेरणा का प्रभाव देखना है। इसके लिए जो है एक जो है प्रयोग को जो है दो समूह के बालकों पर किया जाता है। दोनों समूह के बालकों को एक खास विषय जैसे कविता या फिर निरर्थक शब्दों की एक सूची दे दी जाती है। पहले समूह को नियंत्रित रखा जाता है, अर्थात उन्हें सीखने के समय किसी प्रकार के जो प्रेरणा, पुरस्कार, सजा नहीं दी जाती है। दूसरे समूह को जो है सीखते समय प्रेरणा दी जाती है। अंत में दोनों समूह के परिणाम का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किस समूह के बालक ने अपने विषय को पहले सीखा और यदि दूसरे समूह के बालक जो है पहले समूह के बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रेरणा का ही प्रभाव समझा जाता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रेरणा जो है सीखने का एक आवश्यक कारक है। थॉर्नडाइक ने 1947 में जो है प्रयोगात्मक विधि के इस अभिकल्प का उपयोग करके प्रमाणित किया है कि किसी विषय को जो है सीखने पर परिणाम के ज्ञान का अनुकूल जो है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दूसरा नंबर है अनुरूप युगल विधि, यानी मैच्ड पेयर मेथड। प्रयोगात्मक विधि के इस अभिकल्प में जो है दो प्रयोज्यों को दो या अधिक वर्गों में नहीं बांटा जाता, बल्कि प्रयोगात्मक अवस्था को ही जो है दो या फिर अधिक अवस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। इन अवस्थाओं को जो है संभावित परिणाम को प्रभावित करने वाले सारे कारकों को जो है नियंत्रित कर लिया जाता है, किंतु जिस तत्व या चर का प्रभाव देखना प्रयोगकर्ता का अभिप्राय होता है उस एक अवस्था में तथा उसके विरोधी कारक या फिर चर को जो है दूसरी अवस्था में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इस तरह प्रत्येक प्रयोगात्मक अवस्था के चर स्वतंत्र चर जो है एक दूसरे के विरोधी होते हैं। चर के जो है पारस्परिक महत्व का जो है मूल्यांकन उनकी परस्पर संबंधित प्रयोगात्मक अवस्थाओं के में जो है प्राप्त परिणामों के आधार पर कर लिया जाता है। स्मरणीय है कि प्रत्येक जो है अवस्था में प्रयोज्य आयु, यौन, शिक्षा आदि के जो है वो बुद्धि आदि के समान होते हैं। तीसरा नंबर है अभ्यास विधि। अभ्यास विधि जो है प्रयोगात्मक विधि के जो है इस अभिकल्प में जो है अंतर्गत नियंत्रित तथा जो प्रयोगात्मक और दो अवस्थाओं में जो है प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित अवस्था में प्रयोज्य को न तो किसी तरह का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है न अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार जो है बिना प्रशिक्षण या अभ्यास के प्रयोज्य को जो है एक निश्चित समय तक किसी विषय को सीखने के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर प्रयोगात्मक अवस्था में प्रयोज्य को पहले एक विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर अभ्यास कराया जाता है और तब जो है एक दूसरे विषय को उतने ही समय में जो है सीखने के लिए कहा जाता है। अंत में दोनों अवस्थाओं के परिणामों की जो है तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जाता है कि प्रशिक्षण या अभ्यास का प्रभाव किस रूप में पड़ा है। इस अभिकल्प के अंतर्गत कभी कभी प्रयोज्यों को जो है दो समूहों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि बेहतरीन तरीके से समझा जा सके।
आयु, बुद्धि, यौन शिक्षा आदि की दृष्टि से प्रायोज्यों को जो है अनुरूप या फिर समान बना लिया जाता है। फिर उन्हें दो समूहों में बांट लिया जाता है। एक समूह के प्रायोज्यों को नियंत्रित रखा जाता है, अर्थात उन्हें किसी एक तरह का प्रशिक्षण का अभ्यास नहीं करने दिया जाता है। जितने समय तक उन्हें नियंत्रित रखा जाता है उतने ही समय तक दूसरे समूह के प्रायोजकों को एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर अभ्यास कराया जाता है। अंत में दोनों समूहों के प्रायोजकों को अलग अलग एक ही विषय जो है सीखने के लिए दिया जाता है। इन दोनों जो है समूहों के प्रायोजकों को सीखने में जो मात्रात्मक गुणात्मक अंतर होता है, निश्चित रूप से वह प्रशिक्षण या फिर अभ्यास का परिणाम होता है। इस प्रकार जो है यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक जो है विधि के उपयुक्त विकल्पों का जो है उपयोग किया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा जगत में अन्य विधियों से की अपेक्षा जो है प्रयोगात्मक विधि का जो है उपयोग किया जाता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा सिखाया जाता है। इसके जो है कुछ गुण है। पहला है नियंत्रित वातावरण। चूँकि नियंत्रित वातावरण रहता है तो वहाँ पे जो है जो चीज़ हम डिलीवर करना चाहते हैं उन चीज़ों को हम आराम से डिलीवर कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को बच्चे सीखना चाहते हैं प्रयोगात्मक, तो प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बारीकी से जो है नॉलेज वो मिल रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। दूसरा है भिन्नता। प्रयोगात्मक विधि का जो है दूसरा गुण यह है कि इसके द्वारा हम इस बात की भी जो है जांच कर पाते हैं कि स्वतंत्र चर अथवा जो है आश्रित परिवर्त का जो है वास्तविक संबंध है भी या फिर नहीं है। इसके लिए स्वतंत्र चर में जो है भिन्नता लाकर प्राप्त परिणाम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे अभ्यास की मात्रा को घटा बढ़ाकर देखा जा सकता है कि सीखने की क्षमता उस अनुपात में घटती है या फिर बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती। यदि स्वतंत्र चर की जो है भिन्नता के अनुपात में आश्रित चर की में भी भिन्नता हो जाती है तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि दोनों में वास्तविक संबंध है। तीसरा नंबर है पुनरावृत्ति। इस विधि का जो है तीसरा प्रधान गुण यह है कि प्रयोग के जो आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को और भी अधिक सत्य और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयोग को पुनः दोहराया जाता है। इसे पुनरावृत्ति की क्रिया कहते हैं। एक प्रयोग में यदि यह निष्कर्ष निकाला कि किसी जटिल पाठ को जो है याद करने में अविराम विधि से आराम विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसकी जांच के लिए दूसरी या तीसरी बार प्रयोग को दोहरा कर देखा जा सकता है कि वास्तव में यह जांच जो है सही है या फिर गलत है, निष्कर्ष जो है आ रहा है ये सही है या फिर गलत है। चौथा नंबर है प्रमाणीकरण। प्रयोग विधि का जो एक गुण यह भी है कि इसके द्वारा एक प्रयोगकर्ता द्वारा किसी एक परिस्थिति में किए गए प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष की जांच दूसरे प्रयोगकर्ताओं द्वारा दूसरी परिस्थिति में भी की जा सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रमाणीकरण। यदि किसी ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि छोटे विषय को सीखने के लिए विराम विधि से अधिक उपयोगी अविराम विधि है, छोटा चीज़ सीखना है, दो चार लाइन का चीज़ों को सीखना है, तो वहाँ पे अविराम क्यों करना भाई, विराम क्यों करना, अविराम लगातार सीख लो। इसे कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने प्रयोग के आधार पर प्रमाणित कर सकता है कि यह बात सही है या फिर गलत है। यानी कि वो सीख सकता है, बता सकता है कि यह बात जो है उसने जो प्रयोग किया है उसमें वो सफल है या फिर असफल है। इसके बाद पांचवा नंबर है अंतर निरीक्षण एवं बाह्य निरीक्षण का संकलन। इस विधि का जो है एक प्रमुख गुण यह है कि इसमें वस्तुनिष्ठ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ जो है आत्मनिष्ठ जो है दोनों प्रकार के जो है आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रायोज्य के जो है अंतर निरीक्षण रिपोर्ट को लेकर यह देखा जाता है कि यह रिपोर्ट जो है प्रायोज्य के जो है वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के अनुरूप हैं या नहीं। जैसे शिक्षण पर पुरस्कार के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के साथ साथ बालक से यह पूछते हैं कि पुरस्कार मिलने पर शिक्षा की ओर अधिक जो है प्रेरित होगा या फिर नहीं। इससे परिणाम की जो है वैज्ञानिकता को समझने में आसानी होती है और सहायता मिलती है। इस संदर्भ में जो है टीनेचर ने कहा है, टिचनर ने जो कहा है, उन्होंने कहा है, टिचनर थोड़ा सा याद रखिएगा टिचनर के बारे में, कि प्रयोग जो है मात्र जो है बाह्य निरीक्षण एवं अंतः निरीक्षण को नियंत्रण में लाने की जो है एक निपुण रीति है। इसके जो है कुछ अवगुण भी है, आइए और उसको हम जान लेते हैं। पहला है नियंत्रण में कठिनाई। थोड़ा सा इसको बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। प्रयोगात्मक विधि की जो है एक खामी यह बताई जाती है कि व्यक्ति की मानसिक स्थितियों को नियंत्रण करना काफ़ी कठिन है। इसका कारण यह है कि मानसिक स्थितियाँ का इतनी चंचल होती है कि इन पर पूर्ण नियंत्रण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। थोड़ा देर के लिए डिसिप्लिन के जरिए तो कर सकते हैं, परंतु
ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि प्रयोगकर्ता के लाख प्रयास के बाद भी यदि प्रयोग चाहे तो प्रयोगकर्ता को धोखा देकर अपने मन को स्वतंत्र रखने में सफल हो जाता है। शारीरिक रूप से या प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण में प्रयोगकर्ता के आदेशों का पालन कर सकता है, परंतु मानसिक रूप से वह प्रयोगशाला की परिधि से आज़ाद रह सकता है। ऐसे प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा नंबर ये इसका सीमित क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि प्रयोगात्मक विधि का संबंध दूसरी त्रुटि यह है कि अब बताइए इसके द्वारा मानसिक स्थितियों एवं अनुभवों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में भावों तथा संवेगों को उत्पन्न करना संभव नहीं है। यदि संभव हो तो वे स्वाभाविक नहीं हो सकते। इस आधार पर इसका प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। इसके बाद अस्वाभाविक वातावरण। इस विधि के संबंध में तीसरी आपत्ति यह उठाई जाती है कि वातावरण को नियंत्रित कर लेने के कारण वहाँ का परिवेश अस्वाभाविक हो जाता है। ऐसे परिवेश में बालकों का व्यवहार भी अस्वाभाविक हो जाता है और अस्वाभाविक व्यवहारों के आधार पर प्राप्त परिणाम यथार्थ कैसे हो सकता है। यह आपत्ति भी गलत है। हमें स्मरण रखना चाहिए प्रयोगशाला को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाने का भरसक प्रयास किया जाता है। आधुनिक युग में कुछ ऐसे तरीके निकाल लिए गए हैं कि बालकों को महसूस भी नहीं हो पाता कि उनके व्यवहारों का निरीक्षण किया जा रहा है, और ऐसे हालत में गलत निष्कर्ष होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो सीधी सी बात है कि हम सीसीटीवी कैमरे के जरिए या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आवाज़ रिकॉर्डिंग होती है, और उनका जो भी हलचल है वो या फिर जो भी उनकी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और उन चीज़ों पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। साइलेंट माइक वगैरह या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सीख सकते हैं। फिल्मों के जरिए भी इन चीज़ों को देखा जाता है। चौथा नंबर है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है। कारण यह है कि इस विधि का उपयोग प्रायः विशिष्ट लक्षण जैसे व्यवहारिक विकृति हो गया, या फिर व्यक्ति विकृति पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अध्ययन में किया जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आई थिंक आ गया होगा, आप 4 से 5 दिन पहले के वीडियो में आ जाके वहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देख सकते हैं। और या फिर एक बुक होगा ऑब्नॉर्मल साइकोलॉजी या फिर साइकोपैथोलॉजी, उसमें आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक 30 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, और वहाँ से आपको बेहतरीनता मिल जाएगी। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि द्वारा ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है जो पढ़ने लिखने में पिछड़े हों, जो हकलाते हों, जो जीर्ण अपराधी हों यानी क्रोनिक डिलिंक्वेंट्स हों, या फिर जो है संरचनात्मक संवेगात्मक विकृति से पीड़ित। तो ऐसे बालकों का वर्तमान या गत जीवन से संबंधित व्यक्ति या फिर पारिवारिक अवस्थाओं का अध्ययन करके उनकी समस्याओं को समझने का हल किया जाता है। या फिर आप केस स्टडी पढ़ा आपने देखा होगा किसी जेलर का, या फिर कई सारी चीज़ें जेल वगैरह में किसी बड़े बड़े अपराधियों का केस स्टडी किया जाता है, ताकि उनका हिस्ट्री समझा जा सके कि इन कारणों के चलते वो वैसे बने। एक ठोकिया था, वो भी फूलन देवी की ही तरह था। तो फूलन देवी भी कैसे बनी उनका भी केस स्टडी किया जाता है। तो फिर वहाँ पे देखा जाता है व्यक्ति अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड वहाँ पे देखा जाता है। तो देखा जाता है कि वो कैसे बने। वो इतनी तो मतलब संग क्या बोलते हैं डकैत थी, तो इतनी बड़ी तो वैसे नहीं बनी ना कुछ उसके साथ हुआ था। ठोकिया कैसे बना, ऐसे भी कई सारे वहाँ पे केस स्टडी देख के और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह विधि केवल उपयुक्त प्रकार के बालकों तक ही सीमित है। वास्तव में इसका उपयोग सामान्य बालकों की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान में भी किया जाता है। बालक की व्यक्तिक पारिवारिक आदि स्थितियों के अध्ययन में तथ्य प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर उनकी सामान्य बुद्धि, रुझान, अभिरुचि, स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में पीटू युंग 1988 में उन्होंने व्यक्ति इतिहास की विधि की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि
व्यक्ति इतिहास विधि का उद्देश्य जो है ये संपूर्ण जीवन चक्र अथवा जो है एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सामाजिक समूह या फिर समुदाय के इस चक्र की जो है निश्चित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। लॉटी ने जो है इसका जो है कुछ व्यक्ति इतिहास विधि की व्याख्या करते हुए जो है कुछ तालिकाएं बनाई और उन तालिकाओं में पहला है व्यक्ति इतिहास। वर्तमान में जो है व्यवहारों का वर्णन, शारीरिक अवस्था और क्रियात्मक क्षमता एवं उपलब्धि। दूसरा नंबर है भूतकाल, जन्म और शैशवावस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य जो है अनुभूतियाँ और क्रियाएं। तीसरा है पारिवारिक इतिहास, जिसमें माता पिता, भाई बहन जो है वहाँ पे वो रहते हों या फिर दादा दादी, नाना नानी, एक ही पूर्वज के जो है अन्य सदस्य जो घर में नहीं रहते हों उनका भी जो है उनसे भी सीखने को मिलता है। 1946 में जो है रिचार्ड ने भी एक तालिका पेश की जो लौकी की जो है तालिका जो बनाई उन्होंने उनसे जो है मिलती जुलती है। इस प्रकार हम कह पाते हैं कि बालकों के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके दो साधन, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष साधनों में बालकों से पूछताछ करके उनके व्यवहारों का निरीक्षण करके उनके संबंध में तथ्यों को जमा किया जाता है। अप्रत्यक्ष पक्ष में बालकों के माता पिता, भाई बहन, शिक्षक एवं अन्य संबंध व्यक्तियों से पूछताछ करके और जमा किया जाता है। इसके अलावा पाठ्यक्रमों के, पाठशाला के जो है रिकॉर्ड्स, पुलिस कोड, फौजी संगठन, क्लब और संस्थान तथा निदान गृह के औपचारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर भी तथ्यों का संग्रह किया जाता है और ये तथ्य जो है अधिक वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये बनाए जाते हैं और एक आधार पे नहीं कई बल्कि कई सारे आधार पे। और कई सारी फिल्मों में हमने भी केस स्टडी देखा है, जहाँ पे केस स्टडी या फिर सीतारामम भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी केस स्टडी है। तो बहुत अच्छी फिल्म है वो भी, जहाँ पे केस स्टडी देखने को मिलता है और वहाँ तक पहुँचते हैं उन चीज़ों के बारे में, एक अज्ञात से ज्ञात तक। और बेल भी आई थी साउथ में, और भी कई सारी फिल्में हैं जहाँ पे केस स्टडी जो है देखा जाता है। और एक शाहरुख खान का स्वदेश ऐसे कुछ फिल्म था, वो भी जो है पाकिस्तान के जेल में बंद होता है तो उसका भी केस स्टडी किया जाता है और वो भी जो है केस स्टडी के अंतर्गत ही आता है। और भी कई सारे अपराधी भी हैं रियल लाइफ में जिनका जो है केस स्टडी करके और समस्याओं का हल किया जाता है। बालक भी हैं और शिक्षा से संबंधित भी जो है ऐसा केस स्टडी किया जाता है और समस्याओं को जो है समाधान किया जाता है। इसके जो है कुछ गुण हैं। पहला है व्यक्ति इतिहास विधि का पहला गुण यह है कि इसके द्वारा जो है बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को समझने का मौका मिलता है। शिक्षकों को इस बात की जानकारी हो पाती है कि अमुक बालक को किन किन व्यक्तिगत, पारिवारिक या फिर शैक्षणिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ा है और इनका प्रभाव उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास पर किस रूप से पड़ा है। और इस जानकारी से जो है बालकों की शिक्षा या फिर उपचार की जो है समुचित व्यवस्था में काफ़ी बड़ी जानकारी मिलती है। दूसरा नंबर है इस विधि का जो दूसरा गुण है, यह विधि जो है मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर समस्या बालकों के जो है अध्ययन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इन बालकों की जो है कठिनाइयों के मूल आधार को समझने और उसके अनुसार जो है शैक्षणिक व्यवस्था के द्वारा उनका जो है समाधान करने में यह विधि बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तीसरा नंबर है कि व्यक्ति इतिहास विधि का तीसरा गुण यह है कि अन्य विधियों के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनके मूल्यांकन में इससे बड़ी मदद मिलती है। चौथा नंबर है इस विधि का चौथा गुण यह है कि इसके द्वारा शिक्षकों को जो है छात्रों की परंपरा तथा उनके वातावरण दोनों की जानकारी होती है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था में सहायता मिलती है। इसके कुछ अवगुण भी हैं, आइए और अवगुण को भी हम देख लेते हैं। गुण से तो ज़्यादा इसके अवगुण हैं, तो आइए और उनको और भी बेहतरीन तरीके से हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पहला है सूचनाओं में अविश्वसनीयता। भैया बहुत सारे लोगों से आप सूचना इकट्ठे करने जाओ तो रियल चीज़ों को छुपाते हैं, कई बार डर होता है और कई बार वो तंग आ जाते हैं तो अनाप शनाप बकने लग जाते हैं, क्योंकि एक ही केस स्टडी को अगर 50 लोग गए पूछने तो ऐसा ही देखा जाता है। कोई न्यूज रिपोर्टर, कोई वायरल अगर अभी मोनालिसा है तो महाकुंभ में जो फेमस हुई तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें पूछी गई, तो बाद में वो क्या होता है ना कि घर वाले उब जाते हैं, उब जाने के बाद अनाप शनाप बकने लग जाते हैं या फिर सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। अथेंटिक क्वेश्चन लोग पूछ भी नहीं पाते हैं, जिसके चलते जवाब देना क्या है मुश्किल हो जाता है। और भी कई सारे लोग हैं जिनके बारे में ऐसा कहा गया, जैसे एक और महाकुंभ में जो IITian बाबा फेमस हुए, और भी कई सारे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है केस स्टडी में। दूसरा नंबर है व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर्स।
इस विधि का जो है दूसरा गुण यह है कि विविध साधनों में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय शिक्षक या मनोवैज्ञानिक अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों एवं धारणाओं से जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। संभव है कि वह प्रासंगिक सूचनाओं की उपेक्षा करे और अप्रासंगिक सूचनाओं पर जो है अधिक बल दे। बालकों के जो है व्यक्तित्व विकास पर जो है परंपरा, परिवेश और शारीरिक अवस्था आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में जो है शिक्षक या फिर मनोवैज्ञानिक की जो है अपनी एक व्यक्तिगत धारणा पहले ही बनी रहती है। अतः किसी छात्र के बारे में दी गई सूचना का विश्लेषण, उसकी व्याख्या करते समय इस धारणा का भी जो है प्रभाव पड़ना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। ऐसी हालत में सही निष्कर्ष प्राप्त होने की संभावना जो है वो घट जाती है। तीसरा नंबर जो है तीसरा नंबर है यह है अधिक समय और श्रम। क्योंकि केस स्टडी है तो लोगों के पास जाना पड़ेगा और वो भी पर्सनल जाना पड़ेगा। और एक ही व्यक्ति जो है केस स्टडी करने जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होते हैं बस, इससे ज़्यादा 2 या 3, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और पैसे भी खर्च होंगे ही होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा कुशल विश्लेषक का अभाव। क्योंकि केस स्टडी करना है तो कुशल विश्लेषक का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर विश्लेषक अच्छा ना हो, कुशल ना हो, तो फिर केस स्टडी जो है वो उतना प्रभावकारी नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। चौथा है निरस्ता, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के अवगुणों के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इसमें निरस्ता का दोष पाया जाता है। और बालकों और उनके संबंधियों से जो है इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे निराशा का अनुभव करने लगते हैं। फलतः वे जो है रुचिहीन होकर अंदाज से प्रश्नों का उत्तर सही गलत बोलने लग जाते हैं। ऐसे गलत उत्तरों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो अवश्य गलत होगा भाई, सीधी सी बात है। पांचवा जो विधि है ये है प्रश्नावली विधि। अभी हमने व्यक्ति केस स्टडी पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चनायर मेथड। प्रश्नावली शिक्षा मनोविज्ञान की जो है एक महत्वपूर्ण विधि है और इसमें जो है छोटे छोटे प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है और बालकों को जो है उनके प्रश्नों के उत्तर या तो लिखने होते हैं या फिर सही उत्तरों को जो है उसको वैकल्पिक या फिर चिन्ह लगाना पड़ता है। उत्तर प्रायः छोटे होते हैं, जैसे हाँ या नहीं, इस प्रकार के जो है प्राप्त उत्तरों का जो है विश्लेषण करके बालकों के शील गुण तथा मानसिक योग्यता, अभिरुचि, रुझान और संवेगात्मक स्थिरता आदि का पता लगाया जाता है। वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रश्नावली का जो है निर्माण ये व्यक्ति के अनेक शील गुणों एवं व्यक्तिगत जो है अभिरुचियों को समझने के लिए किया जाता है, तो जिससे जो है उसके व्यवसाय में जो है चुनाव में सहायता मिल सके। इस व्याख्या से जो है कुछ बातें स्पष्ट होती है। पहला है कि प्रश्नावली छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची होती है। दूसरा नंबर है कि बालकों के जो है विभिन्न शील गुणों को स्पष्ट कर देना ही प्रश्नावली का जो है यह अभिप्राय होता है। तीसरा नंबर है कि प्रश्नावली के द्वारा बालकों की अभिरुचि तथा उसके रुझान की जानकारी जो है वो मिल जाती है। चौथा नंबर है प्रश्नावली का लक्ष्य जो है ये बालकों की समुचित शिक्षा तथा उपयुक्त व्यवसाय के जो है ये चयन में जो है सहायता करना है। इसके कुछ गुण हैं। पहला है समय और श्रम की बचत, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से आप कई सारे जगहों पे कर सकते हैं। और अभी तो आराम से आप मेल कर दीजिए या फिर और भी कई सारे हैं, या फिर डाक के द्वारा चिट्ठी भेज दीजिए, लोग आप करके और दे देंगे, तो एक ही साथ में कई हज़ार लोगों से जो है ये किया जा सकता है। इसके अलावा हाँ या नहीं, अभी तो टेलीग्राम वगैरह चलते हैं, वहाँ पे भी चल जाता है, या फिर कई सारे चैनल्स जो हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, वहाँ से भी जो हम एक प्रश्न दे दिए और वहाँ पे ऑप्शन दे दिए और वहाँ से हम भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है स्वाभाविक वातावरण है, यानी कि जैसा वातावरण में है वैसा ही वो अपने हिसाब से जो है इसको आंसर देना है वो आराम से दे रहा है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। इसके बाद सरल विधि, काफ़ी सरल विधि है या इसके जो है उपयोग के लिए अधिक कुशल और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की जो है आवश्यकता नहीं होती, आराम से कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, बस उसको पता होना चाहिए कैसे करना है। इसके बाद अप्रत्यक्ष विधि, सीधा डायरेक्ट तो है नहीं, तो फिर यह अप्रत्यक्ष है तो आराम से किया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है व्यापक क्षेत्र, भाई लाखों करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई चैनल पे न्यूज़ चल रहा है और वो कुछ दे दिए कि भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, मैच चल रहा है और उसमें बताया जाता है भारत जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, और वहाँ पे
68%, 65% ऐसे करके, और 40%, 30% ऐसे करके 80%, 90% तक चला जाता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखें तो क्या है, वो प्रश्नावली विधि तो है, हाँ या फिर ना में, यस और नो में आंसर देना होता है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद जो इसके कुछ अवगुण है, पहला है आत्मनिष्ठा, यानी कि प्रश्नावली विधि का जो एक प्रधान अवगुण यह है कि इसमें जो है एक आत्मनिष्ठ विधि, कभी कभी सच्चे बात को बच्चे सही बात छिपा लेते हैं और गलत उत्तर जानबूझकर दे देते हैं। दूसरा है प्रश्नों की अस्पष्टता, क्योंकि कई बार जब आप सामने होते हैं तो व्यक्ति जो है अगर प्रश्न ना समझ पाए तो उसको हम दूसरे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली विधि में कैसे समझाएंगे अगर वो सामने ही ना हो बच्चा, तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसके बाद तीसरा है आत्मनिरीक्षण में कठिनाई। कई बार जो होता है कि प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे आत्मनिरीक्षण कर पाना मुश्किल है, तो सारे लोग आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, तो इससे भी दिक्कत हो जाता है। चौथा है प्रश्नों की अवैधता, यानी कुछ पता ही नहीं है कौन सा प्रश्न कहाँ पे जाना है और किस व्यक्ति के लिए जाना है, तो ये ऐसा दिक्कत हो जाता है। जब भी बनता है तो एक नॉर्मल नॉर्मलिटी करके और प्रश्न को बनाया जाता है। इसके बाद जो है व्यक्तिक कारकों का प्रभाव, प्रश्नावली विधि के आधार पर जो है प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करते समय विश्लेषक अपनी व्यक्तिगत धारणाओं से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्तरों का जो है मूल्यांकन बहुत अंशों में आत्मगत हो जाता है। इसके बाद छठा नंबर है साक्षात्कार विधि। देखिए इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी उम्मीद होगी कि सारी चीज़ों को हम टच करें। ऑलरेडी हमारा करीब करीब 50 मिनट वीडियो हो चुका है, तो ये भी है। तो उम्मीद है कि करीब करीब आई थिंक छठा पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी 5 बाकी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगना है इसमें, तो आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास ये जा भी सकता है। हो सकता है एक घंटा 20 मिनट के आसपास भी वीडियो हो, एक घंटा 15 मिनट के आसपास भी वीडियो हो, तो उम्मीद है आप बने रहो। छठा नंबर है साक्षात्कार विधि। मौलिक रूप से इस विधि का जो उपयोग ये व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया, और इसके द्वारा जो है उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता के चयन का जो है प्रयास किया जाता था। शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि के द्वारा जो है छात्रों की योग्यता, अभिरुचि और उसके रुझान आदि को समझने और उसके अनुरूप जो है शिक्षा की व्यवस्था करने में काफ़ी सहायता मिलती है। साधारणतः जो है साक्षात्कार का जो है अर्थ ये होता है सम्मुख सम्मेलन। भाई साक्षात्कार करना है, इंटरव्यू करना है, तो सामने ही बैठ के करेंगे। प्रश्न पूछने का जो है अभिप्राय किसी समस्या विशेष के जो है संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, अभिरुचि तथा रुझान आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके द्वारा जो है दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करके इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत समायोजन की जानकारी होती है, वरन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में भी बड़ी जानकारी मिलती है। अतः साक्षात्कार की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि साक्षात्कार का तात्पर्य जो है साक्षात्कार लेने वाले तथा साक्षात्कार देने वाले के बीच उस सम्मेलन से है जिसका उद्देश्य जो है साक्षात्कार देने वाले व्यक्तित्व का जो है विश्लेषण करना तथा समझाना होता है। इसके बाद इसके कुछ गुण हैं, ये गुणों को देख लेते हैं, इसके बाद और गुणों को भी हम देख लेंगे। तो पहला जो गुण है यह है कि साक्षात्कार विधि जो है एक महत्वपूर्ण गुण जो है यह है कि इसके द्वारा जो है बालकों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नोत्तरों के जो है आधार पर उनके विभिन्न शील गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा नंबर इस विधि का दूसरा गुण यह है कि इसके द्वारा मानसिक शील गुणों के साथ साथ शारीरिक शील गुणों का भी अध्ययन हो जाता है, और प्रश्नों के जो है उत्तर देते समय बालकों की मुखाकृति और शारीरिक हाव भाव, बोलने की शैली को जानने का अवसर मिलता है, और उनके जो है शारीरिक गठन तथा स्वास्थ्य के जो है निरीक्षण का भी जो है मौका मिलता है। साक्षात्कार विधि से जो है कई प्रकार के अवगुण भी जो है पाए जाते हैं साक्षात्कार विधि में। तो आइए पहला जो अवगुण है ये घबराहट है, कि आप जिसका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं वो व्यक्ति घबराया होता है। कई बार तो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति भी जो है वो घबराया होता है, यानी जो साक्षात्कारता वो भी घबराया है और जो साक्षात्कार देने वाला है जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी घबराया हुआ है। उसके बाद प्रश्नों की अस्पष्टता, कई बार प्रश्न एड़े टेढ़े पूछे जाते हैं, या फिर ये डिपेंड करता है कि साक्षात्कारता कैसा है, इंटरव्यूअर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। तीसरा नंबर है समय तथा श्रम का अधिक व्यय होगा। भाई समय लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है 1 by 1 होता है, या फिर 5 ही लोगों को बैठा के कर रहे हैं, तो समय न दिया जाता है उसमें, और समय जब ना देंगे तो फिर वो बेहतर नहीं हो पाता है। उसके बाद है कि सार्वलौकिक विश्वास का
प्रभाव। इस विधि में जो है यह दोष है कि कभी कभी जो है साक्षात्कार लेने वालों का जो निरीक्षण तथा निर्णय पर जो है सार्वलौकिक विश्वासों का प्रभाव पड़ जाता है। प्रायः विश्वास किया जाता है कि जो बालक साफ सुथरा कपड़ा पहनता है और अपने बालों को संवार कर रखता है वे बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, और इसका जो है उल्टा भी हो सकता है भैया। ऐसे कई सारे जो हैं वैज्ञानिक या फिजिशियन हमने फिजिक्स के जो हैं मन वैज्ञानिक हमने पढ़ा होगा, जहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिलता है कि वो तो पागल की तरह रहते थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज थे। और आज जो है उनके द्वारा लिखे गए वशिष्ठ नारायण सिंह को ही देखिए, मैथ के प्रोफेसर थे, और उनका जीवन शैली ही आप देख लीजिए। तो और भी कई सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है, और आज के समय में ऐसे कई सारे लोग अवेलेबल हैं। इसके बाद जो है अल्प साक्षात्कार काल, यानी कि जो है साक्षात्कार की अवधि इतनी कम होती है कि थोड़े प्रश्नों के आधार पर बालकों के समस्त वैल्यू जो है वो उनके उसके जीवन का जो है वो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो रियलिटी भी है कि मूल्यांकन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर अभी के समय में हम लोग देखते हैं जो रोस्ट करते हैं, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, किसी ने कोई साक्षात्कार लिया और कोई बात वो बोल रहा है, चूँकि बहुत ज़्यादा समय होता है किसी के 40 से 45 साल, 20 से 25 साल की जो उम्र है, किसी ने 70 साल की उम्र जिया है, तो 70 साल की उम्र को हम 15 से 20 मिनट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, 1 साल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कई सारी बातें वैसे निकल जाती है और लोग रोस्ट करके छोटे छोटे वीडियो और क्लिप बना के और मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में हमारे भी मजाक बनेंगे, ऐसे नहीं। खान सर के को नहीं छोड़ा लोगों ने और दिव्य कीर्ति सर को नहीं छोड़ा, तो ये तो और भी, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, सीधी सी बात। 7वां नंबर है रेटिंग विधि। तो आइए और रेटिंग विधि के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर रेटिंग विधि क्या होती है, और आई थिंक कि इससे हम बेहतर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है रेटिंग विधि से। रेटिंग विधि जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक की जो है एक उपयोगी विधि है, और इस विधि में जो है दी गई कसौटी के आधार पर शिक्षार्थी का रेटिंग या फिर श्रेणी क्रम तैयार किया जाता है। सामान्यतः इस विधि का उपयोग ऐसी विशेषताओं या फिर ऐसे शील गुणों को मापन हेतु जो है किया जाता है जो आत्मनिष्ठ होते हैं और जिनके मापन के लिए कोई वस्तुनिष्ठ विधि का जो है उपयोग नहीं होता। रेटिंग विधि को जो है रेटिंग स्केल भी कहते हैं। रेबर ने 1995 में कहा है कि रेटिंग स्केल सामान्यतः वह विधि है जिसकी सहायता से रेटिंग किए जाते हैं। रेटिंग विधि अथवा जो है रेटिंग स्केल को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाएगा, और उदाहरण को आइए और देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक अपने वर्ग में उपस्थित छात्रों का जो है मूल्यांकन ईमानदारी सीलगुण के जो है दृष्टिकोण से करना चाहता है, तो इस समस्या का जो है समाधान 5 बिंदु मापने के आधार पर किया जा सकता है। बहुत ईमानदार, अधिक ईमानदार, तटस्थ यानी ना ईमानदार है ना ही बेईमान, बेईमान और बहुत अधिक बेईमान। रेटिंग मापने कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला है द्विध्रुवीय रेटिंग विधि। आइए और रेटिंग विधि के जो है कुछ प्रकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इस प्रकार की जो है रेटिंग विधि की जो है में किसी शील गुण की जो है 2 विमाएँ अथवा 2 विरोधी ध्रुव होते हैं। जिस बालक या फिर शिक्षार्थी की जो है रेटिंग करना होता है, उसे दोनों के बीच किसी एक ध्रुव जिसको वह अनुकूल समझता है उस पर निशान लगाना होता है। और मापन की विमाएँ इस प्रकार होती है जैसे अच्छा बुरा, दुख सुखद दुखद आदि जो है होती है। दूसरा है ग्राफीय रेटिंग विधि। इस रेटिंग विधि में जो है ग्राफीय प्रस्तुतिकरण का उपयोग किया जाता है, और इस ग्राफ से जो है किसी बालक या शिक्षार्थी का मापन दिए गए शील गुण के संदर्भ में जो है संभव होता है, और इसका उपयोग जो है सामान्यतः मनोवृत्ति के मापन में किया जाता है, और मनोवृत्ति से संबंधित कथन को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा के एक छोर पर धनात्मक कथन होता है और मध्य में जो है तटस्थ कथन होता है, और दूसरे छोर पर नकारात्मक कथन होता है। जिस व्यक्ति का रेटिंग करना होता है वह रेखा के एक ऐसे बिंदु पर निशान लगा देता है जो उस कथन के संबंध में उसके मनोवृत्ति का जो है प्रतिनिधित्व करता है। और इस रेटिंग विधि का गुण यह है कि इस चित्र के रूप में जो है वो होता है, यह चित्र के रूप में होता है, और जिससे मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। लेकिन इसका दोष यह है कि यह मापन भी जो है अधिक विश्वसनीय या फिर वैध नहीं होता। तीसरा है बाधित
पसंद रेटिंग विधि। इस रेटिंग विधि में जो है हर अंश के लिए 2 या फिर 2 से अधिक कथनों का एक सेट होता है। दिए गए कथन से जो है रेटर को एक कथन का चयन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, चाहे वह उसे कथन पसंद आए या फिर ना आए। मान ले, जैसे कि आइए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें बेहतरीन तरीके से ये चीज़ जो है ये समझ में आ जाए। मान लें कि एक शिक्षक जो है गणेश नामक छात्र का मूल्यांकन किसी विधि के द्वारा अनुशासन के दृष्टिकोण से करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तो जो है कथन वो बनाए जा सकते हैं। पहला है कि गणेश में अनुशासन अन्य छात्रों से अधिक है। दूसरा है गणेश में अनुशासनहीनता अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक है। तीसरा है गणेश वर्ग के भीतर तथा वर्ग के बाहर सदा अनुशासित रहता है। चौथा है गणेश वर्ग के भीतर तथा वर्ग के बाहर सदा अनुशासनहीन व्यवहार करता है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी आते हैं और जो लोग जो है मनोविज्ञान से यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चौथा नंबर है चेक लिस्ट रेटिंग विधि। रेटिंग स्केल अथवा रेटिंग विधि का जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है और इस विधि में जिस व्यक्ति या छात्र का जो है रेटिंग करना होता है उसे निम्न भिन्न भिन्न जो है शील गुण अथवा कथनों की एक लंबी सूची में से ऐसे शील गुण या फिर शील गुणों कथन या फिर कथनों का को जो है चुनना पड़ता है जिसे वो अपने पर लागू समझता है। कभी कभी शिक्षक ही रेटर का काम करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक सूची के ऐसे शील गुणों या विशेषताओं का चयन करता है जिससे रेटिंग किए जाने वाले बालक पे जो है वो लागू हो जाता है। इसके जो है कुछ गुण हैं, आइए और देख लेते हैं। इसके बाद इसके कुछ जो है दोष भी हैं, उनको भी हम देख लेंगे। पहला नंबर है इस विधि का एक गुण यह है कि यह विधि जो है मित व्ययी है, यानी इकोनॉमिकल है। आराम से हम इसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा और इसके द्वारा जो है शैक्षिक समाधान में शैक्षिक समस्याओं के समाधान में कम समय लगता है, श्रम कम करना पड़ता है और मुद्रा का खर्च भी काफ़ी कम होता है। दूसरा नंबर है इस विधि का जो है दूसरा गुण इसकी सरलता है और शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। तीसरा नंबर है रेटिंग स्केल एक ऐसी विधि है जिसके उपयोग के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा नंबर जो है ये कि यह विधि का जो है तुलना अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। बलम ने जो है ये कहा है कि इसके अनुसार जो है यह विधि जो है बहुत अंशों में जो है विश्वसनीय है। इसके में कुछ दोष भी हैं। पहला यह एक आत्मनिष्ठ विधि है, यानी कि खुद से ही और की जाती है जिसके चलते हम अपने बारे में कितना होंगे ये खुद से ही बताना पड़े। दूसरा है बलम तथा नेलर के अनुसार इस विधि का उपयोग सरल होते हुए भी इसकी संरचना कठिन है। उसके बाद तीसरा नंबर है इस विधि का एक दोष यह भी है कि इस तरह के सभी तरह के शैक्षिक समस्याओं का समाधान के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। विशेष रूप से जटिल समस्या का समाधान इस विधि से संभव नहीं हो पाता है। चौथा नंबर है अध्ययनों से यह पता चलता है कि इस विधि में जो है उदारता की त्रुटि, कठोरता त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि आदि पाई जाती है। इन त्रुटियों के कारण इस विधि के आधार पर प्राप्त परिणाम जो है दोषपूर्ण बन जाते हैं। पांचवा नंबर है इस विधि की विश्वसनीयता तथा जो है वैधता वो सीमित होती है। बलम तथा नेलर ने भी कहा है कि इस निम्न विश्वसनीयता के कारण इस विधि की उपयोगिता सीमित बन गई। नौवा नंबर जो है यह है कोटि विधि। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी अभी कम से कम मेरे दोस्तों आधा घंटा का समय लगेगा, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में कितना ज़्यादा दम है और ये जो दम है ये बहुत ही बेहतरीन दम है और जितना ही बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ये बेहतर होने वाला है। तो आइए और देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कोटि विधि यानी रैंकिंग मेथड। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो है विधियों में एक कोटि विधि जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विधि को जो है कोटि क्रम विधि भी कहा जाता है और इस विधि का उपयोग सबसे पहले कैटल ने 1903 में और स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इस विधि के निर्णायक अथवा जो है
निर्णायकों से कहा जाता है कि वे दिए गए जो है मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के कोटिकरण तथा उनसे प्राप्त जो है प्राप्तांकों के आधार पर उसे करें। और कोटिक्रम जो है रेबर ने 1995 में कहा है कि कोटिक्रम विधि में जो है प्राप्तांकों को उनकी श्रेणी के अनुसार सजाया जाता है, यानी ऊपर से नीचे सजा सकते हैं, नीचे से ऊपर सजा हम सकते हैं। तो इसका जो है दूसरा तरीका यह है कि कभी कभी जो है कोटिकरण न्यूनतम से अधिकतम की ओर किया जाता है और कभी कभी जो है ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। इसी तरह जो है सील मुड़ी या कसौटी के अनुरूप जो है अनुकूल कभी जो है उच्चतम से जो है न्यूनतम की ओर, कभी न्यूनतम से उच्चतम की ओर कोटिकरण करके शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुरूप जो है शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसके जो है कुछ गुण है। पहला है सरलता और सहजता। बलम और नेलर ने जो है 1984 में कहा है कि इस विधि में जो है सहजता और सरलता का गुण पाया जाता है। समय और श्रम की बचत। गैरेट ने कहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कम समय लगता है और श्रम भी बचत होता है, इसमें श्रम कम लगता है। तीसरा नंबर में जो है ये है कि बलम तथा नेलर ने जो है 1984 में कहा है कि इस विधि जो है ये छोटे प्रतिदर्श के साथ बड़े प्रतिदर्श के लिए भी उपयोगी हैं। छात्रों की संख्या 50-60 तक भी हो तो भी ये जो है कोटि विधि ये उपयोग है। उसके बाद है चौथा नंबर, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच तुलना हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेटिंग है। उसके बाद है पांचवा नंबर है पर्याप्त भविष्यवाणी, यानी इन लोगों को देख के और भविष्यवाणी किया जा सकता है जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके आधार पर। इसके कुछ अवगुण है। पहला है कि इस विधि का जो है सबसे गंभीर जो है दोष यह है कि इसमें वास्तविक भेदीकरण संभव नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि कभी कभी रेटर अपने व्यक्तिगत निर्णय के विरुद्ध जो है कोटिकरण करने पर जो है ये बाध्य होता है। इसीलिए गिलफोर्ड ने कहा है कि इस विधि में जो है व्यक्तियों के बीच वास्तविक विभेदीकरण संभव नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर, इस विधि का जो है एक दोष यह भी है कि इसके द्वारा जो निरपेक्ष तुलना संभव नहीं होती है। गिलफोर्ड ने जो है इस विधि की एक कोटि पे बल दिया है। तीसरा नंबर है, इस विधि के द्वारा जो कोटिकरण किया जाता है वो यथार्थ नहीं होता है। गैरेट ने 1964 में कहा है कि इस विधि में जो है यथार्थता का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट है, इस विधि का जो है एक दोष यह भी है कि छात्रों की उपलब्धि तथा उसकी कोटि के बीच जो है वास्तविक संबंध नहीं होता है। जैसे एक बालक जो है गणित में 60 अंक लाता है, दूसरा बालक जो है वो 90 अंक लाता है। गणित में इस उपलब्धि के आधार पर पहले छात्र को दूसरी कोटि और तीसरे छात्र को पहली कोटि मिलेगी। यहाँ दोनों छात्रों की उपलब्धि में 30 का अंतर है, लेकिन दोनों की कोटि में केवल 1 का अंतर है। स्पष्ट है कि छात्रों की जो है उपलब्धि तथा उनके कोटिकरण में काफ़ी भिन्नता है। इसके बाद है 10वां नंबर, सहसंबंधात्मक अध्ययन विधि, और यही थोड़ा ज़्यादा देर तक चलने वाला, आई थिंक 10 से 15 मिनट तक चलेगा। सहसंबंधात्मक जो है अध्ययन विधि, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो है सहसंबंधात्मक अध्ययन का जो है एक उपयोग जो है ये शोध विधि के जो रूप में ये किया जाता है। सहसंबंधात्मक जो है विधि का अर्थ वह विधि है जिसमें जो है शोधकर्ता यह देखने का प्रयास करता है कि पहले से जो है घटित चरों में कोई सार्थक संबंध है या फिर नहीं। उल्लेखनीय है कि जहाँ प्रयोगात्मक विधि में जो है प्रयोगकर्ता एक स्वतंत्र चर को स्वयं परिचालित करता है, उसके प्रभाव को आश्रित चर के रूप में अध्ययन करता है, वहाँ सहसंबंधात्मक विधि में जो है शोधकर्ता पहले घटित चरों के बीच संबंध का अध्ययन करता है। स्लेविन ने जो है इस विधि को परिभाषित करते हुए कहा है कि सहसंबंधात्मक अध्ययन का जो है अर्थ स्वाभाविक रूप से घटित चरों के बीच संबंध की खोज करना है और इसे विभेदीकरण विधि भी कहते हैं। इस विधि से जो है चरों के बीच 3 तरह के जो है सहसंबंधों का पता चलता है। पहला है धनात्मक संबंध, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है शून्य संबंध। धनात्मक संबंध का जो है अर्थ यह है कि इस विधि में जो है वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास हो। लेकिन जो नकारात्मक होगा, जैसे बुद्धि और उपलब्धि के बीच सीधी सी बात है कि बुद्धि बढ़ेगा तो उपलब्धि भी बढ़ेगा और जैसे ही बुद्धि घटेगा उपलब्धि भी घट जाएगी। नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ जो है एक चर से में वृद्धि होने पर दूसरे चर में क्या हो, ह्रास हो।
और जब दूसरे चर में विधि होगा तो तीसरे चर में ह्रास होगा। जैसे चिंता और निष्पादन, यानी परफॉर्मेंस के बीच अगर चिंता घटेगा तो फिर परफॉर्मेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस घटेगा तो चिंता बढ़ेगा। तीसरा नंबर है शून्य सहसंबंध का अर्थ यह है कि दोनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र हो और एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर जो है किसी भी रूप में ना पड़े। जैसे उपलब्धि तथा सिक्का उछालने के प्रशिक्षण के बीच सहसंबंध ऐसा है कि एक दूसरे से जो है ये अलग है, इनके जो है कुछ गुण भी हैं, आइए और उनको हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में जो है सहसंबंधात्मक अध्ययन विधि का जो है उपयोग ऐसी परिस्थिति में जो है संभव होता है जहां शोधकर्ता स्वयं चरों को जो है परिचालित करने में सक्षम नहीं होता। दूसरा नंबर है इस विधि में स्वाभाविकता की जो है विशेषता पाई जाती है। इसका कारण जो है यहाँ वातावरण को नियंत्रित नहीं किया जाता है तथा किसी चर को अलग से परिचालित नहीं किया जा सकता। तीसरा नंबर है कि इस विधि का जो है एक गुण यह भी है कि शोधकर्ता जो है कई चरों के अंतर संबंधों का अध्ययन जो है एक ही समय में कर सकता है, जो दूसरी विधि में संभव नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा इसके कुछ अवगुण है। पहला नंबर जो है यह सहसंबंध विधि तथा विभेदी विधि के बीच एक गंभीर दोष है कि इसके प्राप्त जो है इसके आधार पर जो है प्राप्त परिणामों से यह पता नहीं चलता है कि कौन चर कारण है और कौन चर जो है ये प्रभाव है। जैसे जो है लोहार्डने के अध्ययन में लोहार्डने ने जो है 1991 में एक शोध किया और उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा कि उच्च उपलब्धि के का कारण जो है एकाग्रता है या फिर बुद्धि लब्धि। दूसरा नंबर है सहसंबंधी विधि का उपयोग जो है नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त परिणाम की विश्वसनीयता जो है काफ़ी जो है संदिग्ध बन जाती है। तीसरा नंबर है सहसंबंधात्मक विधि की जो है वैधता भी जो ये संतोषजनक नहीं है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मनोमितिक की जो है ये मनोमितिक विधियाँ, और इसमें जो है मुख्य रूप से ये बुद्धि परीक्षण आते हैं और व्यक्तिक परीक्षण आते हैं, अभिव्यक्ति परीक्षण आते हैं और समायोजन आविष्कारिका आती है, और इसके अलावा मनोवृत्ति मापनी आती है यानी एटीट्यूड स्केल आता है। तो इसको पढ़ के और हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो करीब करीब अभी 20 मिनट समय लगना है। आइए देखते हैं। पहला है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में जो है बीने मापियाँ या फिर स्टैनफोर्ड बीने साइफन बुद्धि परीक्षण। आइए और इसके बारे में थोड़ा सा हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे, क्योंकि इनका जो है कई बार इन पे जो है शोध हो चुका है या फिर ये संशोधित हो चुके हैं। तो संशोधन के बारे में जानेंगे और दोनों चीज़ों के बारे में हम जान के और बेहतरीन तरीके से आपको जो कोशिश होगी हमारी कि आपको नॉलेज दें। अल्फ्रेड बीने तथा जो है थियोडोर साइमन ने 1905 में फ्रांस के जो है मानसिक दुर्बल बच्चों की पहचान के लिए एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें 30 शाब्दिक एकांश थे। यह एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण था। इसका पहला संशोधन 1908 में किया गया और कुछ एकांशों को हटाकर उसमें कुछ नए एकांश जोड़ दिए गए। इस प्रकार अब 58 एकांश हो गए। 1911 में जो है अमेरिका में गोडार्ड ने जो इसे अंग्रेजी में रूपांतरित किया, और दूसरा संशोधन जो है टारमन ने 1916 में सैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया और इसे सैनफोर्ड बीने का नाम दिया गया। इस परीक्षण में जो है बुद्धि लब्धि का यानी कि जो आईक्यू इंटेलिजेंस कोटेंट का व्यवहार जो है मानसिक आयु के स्थान पर किया गया, यानी मेंटल एज के स्थान पर किया गया, जिससे बुद्धि की मात्रात्मक मापन संभव हो सका। तीसरा संशोधन 1937 में टर्मन ने मेरिल के मदद से किया और इसी प्रकार 1960 में इसका संशोधन करके 2 साल से 22 साल 11 महीने तक के बच्चों पे बुद्धि मापने के जो है योग्य बना दिया। टर्मन मेलिन परीक्षण टेस्ट इसको कहा गया। इसका चौथा जो संशोधन है ये 1986 में हुआ। पहले की तरह बीने मापनी अभी भी व्यक्तिक परीक्षण है और इसमें पहले के जो है बहुत सारे एकांश अभी भी मौजूद हैं, फिर भी इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये पहले संशोधनों से जो है ये भिन्न है। इस परीक्षण में जो है 15 अनुच्छेद हैं जिसके द्वारा जो है कार्यशीलन
में जो है 4 क्षेत्र जैसे शाब्दिक विवेक, अमूर्त दृष्टि विवेचक, मात्रात्मक विवेक और अल्पकालीन जो है स्मृति का जो है मूल्यांकन किया जाता है। इस संशोधित विनय मापनी की जो है एक विशेषता यह भी है कि यहाँ मानसिक आयु यानी मेंटल एज तथा बुद्धि लब्धि के स्थान पर मानक आयु प्राप्तांक जिसको हम स्टैंडर्ड एज स्कोर का व्यवहार किया गया है, और बुद्धि लब्धि की तरह जो है SAS से जो है तीव्र बुद्धि तथा निम्न SAS यानी स्टैंडर्ड एज स्कोर से जो है मंद बुद्धि का बोध होता है। SAS का निर्धारण एक विशिष्ट टेबल की सहायता से किया जाता है जिसके आधार पर प्राप्त मूल प्राप्तांकों के जो है मानक प्राप्तांकों के द्वारा संभव होता है। 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्मृति में जो है यह एक महत्वपूर्ण संगठक होता है। इसके बाद जो है वेस्टिबुलर वयस्क बुद्धि मापने या फिर वेस्टिबुलर जो है बुलेव स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। बैचलर ने जो है अमेरिका के जो है बेलू अस्पताल में एक मनोचिकित्सक की जो है हैसियत से कार्यरत थे। उस समय जो है अमेरिका में सैनफोर्ड विनय का जो है उपयोग ये नैदानिक मूल्यांकन के लिए अभी अधिक किया जाता था, लेकिन यह स्केल जो है या परीक्षण जो है वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए उपयुक्त नहीं था, जब कि चिकित्सकों की रुचि जो है वयस्कों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वेस्लर ने वयस्कों की बुद्धि मापनी हेतु 1939 में एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसको वेस्लर बेलू मापनी माना गया या फिर उसे संज्ञा दी गई थी। इस जो है मापनी का संशोधन जो है 1955 में किया गया और इसे जो है वेस्टिबुलर वयस्क बुद्धि मापनी कहा गया है, जिसको हम WAIS कहते हैं यानी वेस्टिबुलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। यह स्केल एक परीक्षण या शाब्दिक जो है या अशाब्दिक निष्पादन दोनों है। इसके जो है 2 खंड है, पहले में शाब्दिक मापनी और दूसरे में जो है निष्पादन मापनी यानी परफॉर्मेंस स्केल कहते हैं। शाब्दिक मापनी के जो है अंतर्गत 6 उप परीक्षण जो है आते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य बोध, तीसरा है गणित विवेक, चौथा है अंक विस्तार, पांचवा है सादृश्य तथा जो है छठा है शब्द भंडार। इस तरह से जो है अशाब्दिक निष्पादन के अंतर्गत 5 जो है परीक्षण है। पहला है चित्र अवस्था और चित्र मूर्ति और वस्तु संगठन, ब्लॉक डिजाइन और अंक जो है प्रतीक। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना था। इसके अलावा ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़े होंगे वहाँ पे भी हमें पढ़ना था ब्लॉक और अंक प्रतीक। इस प्रकार जो है प्रश्न जो है ब्लॉक डिजाइन ये एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार जो है शाब्दिक मापनी के 6 उप परीक्षणों के आधार पर जो है प्राप्त मूल अंक को अलग अलग निकाला जाता है। फिर मूल अंकों की एक तालिका की सहायता से वेटेज अंकों में बदल दिया जाता है। इन वेटेज अंकों के जो है योगफल को कुल शताब्दिक वेटेज अंक कहते हैं। इसी प्रकार जो है कुल निष्पादन जो है वेटेज अंक निकाला जाता है। इन दोनों को जोड़कर पूर्ण मापनी जो है वेटेज अंक निकाला जाता है। और बुद्धि लब्धि की तालिका जो है IQ की सहायता से जो है बौद्धिक श्रेणी ज्ञात किया जाता है। आवश्यकता अनुसार केवल शाब्दिक मापनी, निष्पादन मापनी अथवा जो है संपूर्ण मापनी का व्यवहार करके किसी रोगी या सेवार्थी की बुद्धि का मापन किया जाता है। और 1981 में WAS का संशोधन किया गया जिसको जो है WAS-R कहा गया, जिसके 2 खंड है। पहला है शाब्दिक और दूसरा है क्रियात्मक, और इनके भी जो है 6 क्रमशः 6 और 5 उपखंड होते हैं, उप परीक्षण। इसके बाद जो है हमारा रेवेन का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसके बारे में जानेंगे। रॉबिन और किंग जो है के अनुसार इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण रेवेन कोर्ट और रेवेन ने 1938 में किया। इसे सामान्यतः जो है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस अथवा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है। यह बुद्धि परीक्षण इस विश्वास या अवधारणा पर जो है आधारित है कि यदि स्पीयरमैन के जो है बुद्धि की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत सही हैं तो व्यक्ति के तात्कालिक अवलोकन अथवा जो है स्पष्ट चिंतन को बौद्धिक योग्यता का मापदंड माना जा सकता है। यह एक जो है अशाब्दिक परीक्षण है और इसका जो है व्यवहार ये समूह परीक्षण तथा जो है व्यक्तिक परीक्षण दोनों के रूप में किया जा सकता है। और इस परीक्षण के द्वारा सभी आयु के व्यक्तियों की बुद्धि को
मापना जो है संभव होता है। यह एक संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण है, इसीलिए जो है किसी राष्ट्र या संस्कृति के लोगों पर इसका उपयोग किसी भी कहीं पे भी किया जा सकता है। बड़े बच्चे या फिर मानसिक दुर्बल लोगों पे भी ये इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। और इसमें जो है अधिक से अधिक 45 मिनट का समय लगता है। और व्यक्ति की जो है बौद्धिक क्षमता के आधार पर शतमक निकाला जाता है, फिर शतमक के आधार पर जो है ये शतमक के आधार पर परीक्षार्थी की जो है ये बुद्धि श्रेणी निर्धारित किया जाता है। शतमक का जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको एस्थेटिक्स इन साइकोलॉजी है वहाँ पे पढ़ना है, तो आप जाके और देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक है तो आप बेहतरीन तरीके से उसको समझ भी सकते हैं। इस परीक्षण यानी जो है एसपीएम, इसका उपयोग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, और किसी तरह जो है तात्विक संगठन संशोधन जो है इस पर अभी नहीं हो सकता है। केवल केवल जो है ये 1947 में एक छोटा सा संशोधन आया, जिसमें थोड़ा सा प्रयोग जो है वो हुआ था संशोधन। इस बुद्धि का उपयोग भी जो आवश्यकता के अनुसार करके शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है व्यक्तित्व का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। व्यक्तित्व मापन का अर्थ है यह निर्धारित करना कि परीक्षार्थी, पहला नंबर है परीक्षार्थी के व्यक्तित्व में कौन कौन से शील गुण या फिर घटक हैं। इसको क्वेश्चन मान लीजिएगा कि व्यक्तित्व मापन का अर्थ क्या होता है, और ABCD करके मैं 5-6 इसके बारे में बताने वाला हूँ। पहला है व्यक्तित्व, परीक्षार्थी के व्यक्तित्व में कौन कौन शील गुण या घटक हैं। दूसरा है वे किस हद तक जो है संगठित या फिर असंगठित हैं। तीसरा है ईड ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप क्या है और कहाँ तक जो है वो संतुलित और समाकलित हैं। चौथा नंबर है जीवन शैली का स्वरूप क्या है। पाँचवा नंबर है व्यक्तिक तथा जो है वो सामूहिक अचेतन के घटकों की खोज करना तथा उसके स्वरूप का जो है निर्धारण करना। छठा नंबर है अभियोजन या फिर समायोजन अर्थात अथवा जो है विशिष्ट व्यवहार एवं विचार को निश्चित करना। इसके बाद है व्यक्तित्व मापन का जो है महत्व। व्यक्तित्व मापन के जो है कई सारे लाभ हैं। पहला नंबर है संबंधित व्यक्ति के जो है व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव होता है। दूसरा नंबर है अंतर व्यक्तित्व जो है संबंधों को सुधारने में सहायता मिलती है। तीसरा नंबर है व्यवसायिक निर्देशन एवं चयन में मदद मिलती है, और शैक्षणिक निर्देशन में जो है सहायता मिलती है। व्यक्तित्व परीक्षण के जो है कितने प्रकार हैं ये और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो साधारण अर्थ में जो है व्यक्तित्व निरीक्षण परीक्षण का अर्थ जो है एक उपकरण या फिर यंत्र है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का जो है मापन किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है क प्रत्यक्ष परीक्षण और दूसरा है अप्रत्यक्ष परीक्षण। प्रत्यक्ष परीक्षण में आत्म प्रतिवेदन परीक्षणों की गणना की जाती है और अप्रत्यक्ष परीक्षण में प्रक्षेपण परीक्षणों की गणना की जाती है। इसके बाद है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका, तो इसके बारे में आइए और थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस आविष्कारिका का जो निर्माण है इसको हम MPPI भी बोलते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षीय यानी मिनेसोटा मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI। इस आविष्कारिका का जो है निर्माण हाथावे तथा मैककिनले ने किया। इनका जो है इस व्यक्तित्व आविष्कारिका का द्वारा जो है 10 जो है व्यक्तित्व बीमाओं का की जांच की जाती है। इस परीक्षण में 550 कथन है जो मनोवृत्तीय संवेगों और शारीरिक तथा जो है मनोवैज्ञानिक लक्षणों से संबंधित है। तो आइए और सबसे पहले उन जो है जो 10 हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है रोग भ्रम, यानी अपने स्वास्थ्य के संबंध में जो अतिरंजित चिंता तथा जो है साधारण लक्षणों की जो है निराशाजनक व्याख्या। दूसरा नंबर है खिन्नता, डिप्रेशन, जिसको हम डी बोलते हैं, और इसको जो है निराशा या फिर अयोग्यता की भावना। तीसरा नंबर है उन्माद, जिसको हम हिस्ट्री या HY बोलते हैं शॉर्ट में, और सिर दर्द तथा लकवा का भाव आ जाता है, और इसके अलावा दैहिक कोई इसका आधार नहीं होता है। चौथा नंबर है मनोरोगमय विचलन, जिसको हम साइकोपैथिक जो है डिविएशन बोलते हैं, PD बोलते हैं इसको, और सामाजिक जो है असामाजिक चरित्र इसमें आ जाता है। इसके बाद पाँचवा नंबर है पुरुषत्व नारीत्व, जिसको हम मल्टी मस्कुलिनिटी फेमिनिटी बोलते हैं, यानी MF बोलते हैं, और पुरुष स्त्री अभिरुचियों का जो है
मापदंड इसमें होता है। उसके बाद छठा नंबर है स्थिर व्यामोह, इसको पारानोइया बोलते हैं, पीए। और इस विश्वास पर शिकार रहना कि दूसरे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे खिलाफ कई सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि इन सारी चीज़ों को हम पिछले जो है सेक्शन में पढ़ चुके हैं। आप जाके सीधा सा एक बुक है, एक सीधा सा प्ले लिस्ट है, जाके वहाँ पे आप खोल सकते हैं, जिसका नाम है साइकोपैथोलॉजी या फिर अबनॉर्मल साइकोलॉजी। सातवां नंबर है बाध्यता, यानी विवेकहीन विचारों का जो है उठना या फिर तथा निरर्थक जो है क्रियाओं को दोहराते रहना। इसके बाद अल्प उन्माद, जिसको हम हाइपोमनिया बोलते हैं, एमए। और यह बिना किसी जो है स्पष्ट कारण के हल्का हर्ष और उत्तेजन महसूस करना। 9 नंबर है सामाजिक अंतर्मुखता, ये दूसरे लोगों से संपर्क से जो है ये अलग रहना, सोशल इंटरवेंशन होता है ये ऐसा ही। इसके बाद जो है आइजेंक व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइजिंक ने जो है 1956 में जो है बहिर्मुखता अंतर्मुखता के द्विध्रुवीय शिल्प को मापने के लिए एक आविष्कारिका का निर्माण किया। और इस निर्माण में जो है मॉडसले अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की जो है मानसिक आयु तथा अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता से संबंधित शिल्पगुणों को मापने के लिए किया गया। इसलिए इसे मॉडसले व्यक्तित्व आविष्कारिका, जिसको हम एमपीआई या फिर एपीआई बोलते हैं। इसमें 24 बहुमुखता के लिए और 24 जो है, इसमें कुल एकांशों की जो संख्या है ये 48 है। और जिसमें जो है 24 बहिर्मुखता और 24 जो है अंतर्मुखता के लिए है। 1965 में इस आविष्कारिका का जो है संशोधन किया गया और इस संशोधन आविष्कारिका को आइजिंग के व्यक्तित्व आविष्कारिका, जिसको हम ईपीआई बोलते हैं। और इसके द्वारा जो है व्यक्तित्व की 2 बीमाओं की जांच की जाती है। पहली बीमा को में जो है ये अंतर्मुखता बहिर्मुखता बीमा बोलते हैं और दूसरी बीमा को संवेगात्मक स्थिरता बीमा बोलते हैं। इसमें कुल जो है 57 एकांश यानी आइटम्स हैं और इनमें जो है 24 एकांश पहली बीमा के लिए और 24 बीमा जो है ये एकांश दूसरी बीमा के लिए हैं। और शेष 9 ऐसे हैं जिनके द्वारा झूठ बोलने की प्रवृत्ति की जाँच की जाती है। इसके अलावा 2 बीमाओं का जो है प्रयोग को उत्तरों की जो है सत्यता की जाँच के लिए की जाती है। और इस परीक्षण का उपयोग भी ऐसे बालकों के जो है अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है जो कई तरह के नैदानिक समस्याओं के शिकार होते हैं। इसके बाद हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी शब्द सहचार परीक्षण के बारे में जानेंगे कि शब्द सहचार परीक्षण क्या होते हैं। WAT गणना सहचार विधियों के अंतर्गत की जाती है। सहचार विधियों में जो है परीक्षार्थी से किसी दृष्टि उत्तेजना, श्रवण उत्तेजना या फिर वाचिक उत्तेजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। और उसकी प्रतिक्रिया के जो है स्वरूप तथा इसके लिए समय आधार पर उसके जो है व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। WAT में जो है परीक्षार्थी के सामने एक एक करके जो है कुछ शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं और परीक्षार्थी को जो है निर्देशन दिया जाता है कि एक शब्द सुनने के बाद उसके मन में जो शब्द पहले आए उसे उसी रूप में जो है निसंकोच बतला दें। परीक्षक द्वारा जो है उपस्थित बंद को जो है उत्तेजना शब्द और परीक्षार्थी द्वारा जो है बतलाए गए शब्द को जो है प्रतिक्रिया शब्द कहा जाता है। प्रतिक्रिया शब्द का जो विश्लेषण 2 आधारों पर किया जाता है। वे हैं, पहला है औपचारिक मानदंड और दूसरा है घटक मानदंड। औपचारिक मानदंड में यह देखा जाता है कि किसी उत्तेजना जो है शब्द के प्रति कोई प्रतिक्रिया करने में परीक्षार्थी ने जो है कितना समय लिया और किस आकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब हम नॉर्मल सी बात है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे भी इंटरव्यूअर देखता है और शिक्षकों पे भी खास करके लागू होता है। परीक्षार्थी जो है समय जितना ही अधिक लेता है उतना ही ज़्यादा उसकी मनोग्रंथियाँ और भाव ग्रंथियों का बोध होता है। इस तरह जो है प्रतिक्रिया के आकारों के विश्लेषण से उसके संवेगात्मक जीवन का परिचय मिलता है। जहाँ तक घटक मापदंड का प्रश्न है, यहाँ जो है प्रतिक्रिया के सांकेतिक अथवा जो है प्रतीकात्मक अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों आधारों या फिर मापदंडों की सहायता से परीक्षार्थी की जो है विभिन्न मनोग्रंथियाँ, मानसिक संघर्षों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों तथा जो है मूल्यों को समझा जाता है। सहचार्य का जो है व्यवहार सबसे पहले प्रतिक्रिया काल के अध्ययन में
के संबंध में किया गया। गाल्टन, वुंट और जो है कैटल ने जो है प्रतिक्रिया काल के अध्ययन यानी रेस्पॉन्ड टाइम का जो है अध्ययन किया गया। रेस्पॉन्ड टाइम को जो है आप आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो बुक लेके आ रहा हूँ तुरंत ही, और उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे आई थिंक 13-14 चैप्टर होंगे। पहले चैप्टर में जो एडवांस जनरल साइकोलॉजी है उसमें, और वहाँ पे जो है हमें मिलने वाला है। इसके बाद जो है विषय आत्मबोधन परीक्षण आ जाता है। तो ये और विषय आत्मबोधन जो है परीक्षण, इसको देख लेते हैं। यह प्रक्षेपण प्रविधि जो है एक रचनात्मक प्रक्षेपण विधि है। इसका निर्माण यूरोपियन मनोचिकित्सक मरे तथा उसके सहकर्मी मार्गन ने 1935 में समान व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए किया। मरे ने जो है इससे 1968 में तथा 1943 में संशोधन किया, और इसमें जो है 31 कार्ड हैं, जिसमें एक खाली कार्ड है। शेष जो कार्ड पर विभिन्न प्रकार के मानव चित्र बने हैं जो बहुत अंशों में अस्पष्ट तथा असंरचित हैं। इन जो है 30 कार्डों में 10 पुरुष लड़के के लिए और 10 कार्ड स्त्री के लिए, और जो 10 कार्ड जो हैं ये सबके लिए होते हैं। पहले सत्र में जो है 10 कार्ड का व्यवहार किया जाता है और दूसरे कार्ड में शेष 10 कार्ड का व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल सादा कार्ड उभयनिष्ठ होता है। और परीक्षण का जो है तरीका यह है कि परीक्षार्थी से जो है एक एक करके सभी अपेक्षित कार्ड पर जो है घटना के बारे में कहानी लिखवाई जाती है, और विश्वास किया जाता है कि वह कहानी लिखते समय वह अपनी आवश्यकताओं, मानसिक संघर्षों और मनोग्रंथियों आदि की अभिव्यक्ति कर सकता है, और सिर्फ कहानियों को जो है लिख चुकने के बाद साक्षात्कार द्वारा जो है सहचार को जानने का प्रयास किया जाता है। कहानी में कोई अस्पष्टता हो, कोई आवश्यक बात छूट गई हो, कोई आवश्यक बात जुट गई हो, तो उसके बारे में पूछताछ की जाती है। भैया कोई गड़बड़ चीज़ तो तुमने जोड़ नहीं दी, कोई अच्छी बात जो है वो छूट छूट तो नहीं गई, और कोई गड़बड़ चीज़ तुमने जोड़ तो नहीं दिया, ऐसी कई सारी चीज़ें देखी जाती है। स्कोरिंग करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। कहानियों के विश्लेषण की तथा इसके आधार पर स्कोरिंग की सफलता परीक्षण अनुभव, प्रशिक्षण तथा कौशल पर आधारित है। फिर भी मर्रे और बेलक के अनुसार जो है कहानी का जो है विश्लेषण 10 प्रसंगों में किया जाना चाहिए। थीमा, मुख्य नायक, उसके बाद आवश्यकता, दबाव, अहम शक्ति, और जो है रक्षात्मक मनोरचनाएं, संघर्ष, चिंता और सुपर ईगो की कठोरता तथा अहम संगठन, इसके हिसाब से किया जाता है। टीएटी का उपयोग जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मरे के जो है टीएटी का भारतीयकरण डॉक्टर उमा चौधरी ने किया, इसको याद रखिएगा। टीएटी का जो है भारतीयकरण ये डॉक्टर उमा चौधरी ने किया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है मौलिक टीएटी जो है भारत के संस्कृति के अनुकूल नहीं था, तो उसमें कुछ परिवर्तन उन्होंने किया था। और इसके अलावा एक और आई थिंक वो आगे मिलेगा थोड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस प्रक्षेपण प्रशिक्षण का जो है अपना महत्व है। विशेष रूप से जो है व्यक्ति विकृति से जो है पीड़ित शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के आकलन तथा उनकी जो है समस्याओं से यह जो है अधिक लाभप्रद प्रमाणित होता है। इसके बाद जो है अभिव्यक्ति परीक्षण, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसमें जो है संख्यात्मक योग्यता जो है परीक्षण होता है। और यांत्रिक विवेक जो है क्षमता परीक्षण होता है। अमूर्त जो विवेक क्षमता परीक्षण होता है, और अभियोजन होता है, संख्यांकी होती है। तो ये था आज का हमारा जो चैप्टर, जिसमें हमने जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ, इसको हमने सीखा। थोड़ा सा मैं आपको है ना संख्यांकी विधि के बारे में बता देना चाहता हूँ। लेकिन जो समायोजन परीक्षण है, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। समय तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। संख्यानात्मक जो योग्यता परीक्षण है, इस अभिव्यक्ति के द्वारा जो है परीक्षार्थी की जो है संख्यानात्मक योग्यता की जांच की जाती है। लिपिक गति तथा जो है शुद्धता परीक्षण, इसके जो है 8 उप परीक्षण है। डीएटी जिसको हम बोलते हैं, एक जो है बैटरी टेस्ट है। बैटरी टेस्ट के बारे में जो है आपको सेकेंड सेमेस्टर में जो है आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चौथा या फिर 5वें चैप्टर में जो है
या फिर 7वें 8वें चैप्टर में जो है बैटरी के बारे में पढ़ना है, परीक्षण माला के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको बेहतरीन मिल जाता है। जब आप अरुण कुमार सिंह का जो है बुक लेते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लिपिक गति जो है शुद्धता परीक्षण, इसमें चैपलिन ने कहा है कि लिपिक कार्य के लिए जो है आवश्यक योग्यता की जांच इस परीक्षण से होती है और इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1, पहला भाग, उसके बाद भाग 2, और प्रत्येक में 100 एकांश हैं और भाग 1 के जो है अंक का निर्धारण नहीं किया जाता है और इसके जो है उद्देश्य केवल वह इतना है कि विद्यार्थी अपने कार्य से जो अच्छी तरह से परिचित हो जाए। और भाग 2 में सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और इसका जो अधिकतम अंक जो है ये 100 अंक होता है। यांत्रिक विवेक क्षमता के क्षमता परीक्षण यानी मैकेनिकल जो है रीजनिंग टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यांत्रिक विवेक क्षमता का जो है अर्थ है ये यांत्रिक कार्यों में काम आने वाली योग्यता है। चैपलिन ने कहा है कि यांत्रिक योग्यता तथा जो है अभिवृत्ति का तात्पर्य कल पुर्जों या फिर मशीनों के जो है संबंध में रखने वाली क्षमता से और इसके जिसके जो है विपरीत विचारों या फिर जो है अमूर्त प्रतीकों से जो है संबंध रखने वाली क्षमता है। सामान्यतः जो है इसके लिए निम्न बौद्धिक स्तर जो है वो पर्याप्त होता है। इसके बाद अमूर्त विवेक क्षमता है, डाट जो है हम इसको बोलते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है रीजनिंग टेस्ट। ये डाट जो है एक टेस्ट बैटरी है और इसके जो 8 उप परीक्षण है जिनमें अमूर्त विवेक परीक्षण भी जो है एक टेस्ट है और इस परीक्षण का जो है निर्माण 1947 में बिनेट ने जो है किया था। इसके बाद जो आता है हमारा समायोजन जो है परीक्षण आ जाता है, जिसको जो है समायोजन को मापने वाले आविष्कारका को जो है समायोजन आविष्कारका कहते हैं और इसके कई प्रकार हैं, जिसमें जो है मोहसिन शमशाद रूपांतरण एक बहुत ही उपयोगी जो है ये आविष्कारिका है और यह आविष्कारिका जो है वास्तव में ये HM बेल द्वारा बनाई गई 1934 में और इसका जो है उन्होंने रूपांतरण किया। जो मोहसिन शमशाद ने इन्हों का जो है ये हिंदी भाषा में जो है कि 135 से जो है एकांश इसमें रखे गए और सक्सेना ने भी जो है बेल समायोजन आविष्कारिका का जो अनुकूलन 1968 में जो है हिंदी भाषा में किया और मोहसिन शमशाद अनुकूलन में जो है 1987 में अनुकूलन संशोधन लाया गया और इसमें 11 एकांशों को हटा दिया गया। अब इसमें कुल 124 एकांश हैं। इसके बाद संख्यांकी जो है प्रविधियाँ हैं। वर्तमान समय में जो है अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा क्षेत्र में भी जो है संख्यांकी का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में जो है प्रचलित प्रविधियों तथा जो है अप्रचलित प्रविधियों का उपयोग होने लगा है। प्रचलित परीक्षण तथा अथवा जो है प्रविधियों के जो है अंतर्गत टी परीक्षण, आर परीक्षण तथा एफ परीक्षण विशेष रूप से अधिक प्रचलित हैं। टी परीक्षण का उपयोग जो है सामान्यतः ऐसे समूह या परिदर्शों या मध्याह्नों के बीच जो है अंतर की जो है सार्थकता की जांच करने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः किसी अभिधारणा पर आधारित होते हैं। परीक्षण का उपयोग जो है 2 या 2 से अधिक ऐसे समूहों या प्रतिदर्शों के जो मध्यमानों के बीच जो है अंतर की जो है सार्थकता जांचने के लिए किया जाता है। तो प्रसामान्यता की जो है अभिधारणा पे आधारित होते हैं। आर परीक्षण का उपयोग ऐसे चरों के बीच संबंध की सार्थकता जांच करने के लिए की जाती है जो प्रसामान्यता की जो अभिधारणा पर आधारित होते हैं। इसके बाद है अप्रचलित तथा या फिर जो प्रविधि के अंतर्गत यू परीक्षण काई वर्ग तथा जो है रो का जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और ऐसे समूहों तथा प्रतिदर्शों के बीच अंतर की जो है सार्थकता की जांच के लिए यू परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जो प्रसामान्यता के बंधन से मुक्त होते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक समूहों के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए काई परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जो प्रसामान्यता की अवधारणा से मुक्त होते हैं। इसी प्रकार रो परीक्षण का उपयोग ऐसे चरों के बीच संबंध की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है जो प्रसामान्यता की अवधारणा से मुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की जो है विधियाँ और आई थिंक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम 1 घंटा 33-34 मिनट पे आके अटके हैं तो छोटा चैप्टर तो नहीं हो सकता और लगातार किए हैं। अगर इसको नॉर्मली बोर्ड पे पढ़ाया जाता तो करीब करीब 6 से 7 घंटे का जो है ये क्लास होता और इसी में जो है टीचर आपको उलझा के रखते और कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी नहीं हो पाती क्योंकि सारी चीज़ें आपको बतला नहीं पाते। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना या फिर ऐसे कुछ लोग होंगे, दोस्त होंगे, उनको शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी जो है हेल्प
हो जाए। और आगे जो है नेक्स्ट हम जो चैप्टर लेके आने वाले हैं ये होगा हमारा आनुवंशिकता और वातावरण। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आधे घंटे के आसपास का जो चैप्टर होगा ये होगा। उम्मीद होगी कि इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।